नमस्कार। मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ, योग शिक्षक, योग आचार्य, योग चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, गीता नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष। प्रायः इस समय ड्रगलेस थेरेपी में दो भागों में शिक्षक या चिकित्सक बढ़ रहे हैं। एक प्राकृतिक चिकित्सा के नाम से और एक योग शिक्षक के नाम से। आप देख रहे हैं कि मैंने अपने परिचय में एक शब्द बोला है, प्राकृतिक चिकित्सक प्लस। मेरा अनुभव है, दावा है कि आज तक आपने किसी प्राकृतिक चिकित्सक को प्राकृतिक चिकित्सक प्लस सुनते नहीं देखा होगा, लिखा हुआ नहीं देखा होगा। तो प्राकृतिक चिकित्सक वास्तव में शरीर की चिकित्सा करते हैं, लेकिन जब से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने प्राकृतिक चिकित्सा में महत्त्व चिकित्सा जोड़ी है, यानी आध्यात्मिक चिकित्सा जोड़ी है, उनकी सामान्य भाषा में राम नाम को जोड़ा है, तब से प्राकृतिक चिकित्सा में शारीरिक रोगों के साथ साथ में मानसिक रोगों का इलाज भी होने लगा है। कौन चिकित्सक कितना अध्यात्म में व्यवहारिक ज्ञान कर लेता है, उसी अनुपात में रोगियों के मन का भी इलाज हो जाता है। योग शिक्षक संभवतः अर्थ ज्ञान के कारण या उनके गुरुओं ने संभवतः ये नहीं बताया कि योग शिक्षा है, चिकित्सा नहीं है। हाँ, प्रारंभिक रोग प्रायः रोगियों के ठीक हो जाते हैं या बढ़ना बंद हो जाते हैं। हम भ्रमवश समझते हैं कि हम चिकित्सक भी हैं। इस पर मैंने बहुत स्टडी करी। वर्तमान में कानपुर यूनिवर्सिटी के जो बायो चिकित्सा के प्रधान हैं डॉक्टर प्रवीण कटियार जी, उनके सुझाव से मैंने यूनिवर्सिटी के लिए कोर्स भी तैयार किया। उसमें मैंने योग शिक्षा के साथ में अष्टांग योग के साथ में हठ योग को भी जोड़ा। हठ योग के साथ में मैंने प्राकृतिक चिकित्सा भी जोड़ी, मैग्नेट थेरेपी भी जोड़ी, हर्बल थेरेपी भी जोड़ी, रेकी थेरेपी भी जोड़ी, काऊ यूरिन थेरेपी भी जोड़ी, शिवाम्बु थेरेपी भी जोड़ी, लाफिंग थेरेपी भी जोड़ी, सब कॉन्शियस फियर आउटिंग थेरेपी भी जोड़ी और अपने अनुभव के अनुसार से उसमें मेडिकल साइंस की नॉन सर्जिकल एनाटॉमी भी जोड़ी और वर्तमान डिसीज़ नेमोलॉजी भी जोड़ना
उचित समझा गया, बायोकेमिस्ट्री भी जोड़ी गई। वास्तव में इतनी बातें अगर लोगों को ईमानदारी से पढ़ाई जाए तो निश्चित रूप से हमारी नेचुरोपैथी एक विज्ञान का स्वरूप ले सकती है। लेकिन हम ये ना भूलें कि स्वामी साधानंद जी एक बात कहते थे कि सरकारी व्यवस्थाओं के चिकित्सक तो तैयार हों, लेकिन हमें नेचर की ओर गाइड भी तैयार करने चाहिए जिससे वह आम लोगों को लाभ दे सकें। तो अभी मैं एक पुस्तक कल योग की पढ़ रहा था, पलट रहा था, उसमें षटकर्म जहाँ लिखा था उसमें केवल जल नेति, रबड़ नेति और कुंजर, यही 3-4 क्रियाएं थीं, जबकि हठ योग में 7 क्रियाएं हैं। नंबर 1 तेल नेति, रबड़ नेति, जल नेति, ये 3 क्रियाएं मिलकर के नेत क्रिया कहलाती हैं। इनके अभ्यास से कुपित कफ शांत हो जाता है। अगर कुपित कफ शांत हो जाएगा तो कुपित के का कफ से संबंधित रोग भी ठीक हो जाएंगे, ना बाल झड़ेंगे, ना आँख की रोशनी गिरेगी, ना गर्दन के ऊपर के अन्य रोग होंगे। दूसरी है बस्ती क्रिया। बस्ती क्रिया में डायट बस्ती, सेल्फ बस्ती, गणेश बस्ती, अगर ये क्रिया आवश्यकता अनुसार हम करते रहें तो हमारा वायु विकार नहीं होगा, तो वायु विकार से संबंधित रोग नहीं होंगे। इसी प्रकार से धौती क्रिया में कुंजर क्रिया, दंड धौती, वश धौती, अगर हम लोग ये सिद्ध कर लें तो पित्त से संबंधित रोग नहीं होंगे, पित्त कुपित शांत हो जाएगा। वृद्धावस्था में भी हम मेवा हजम कर सकें, गश्त भोजन हजम कर सकें, नौली क्रिया। इसी प्रकार से मन की चंचलता को शांत करने के लिए त्राटक क्रिया। वृद्धावस्था में पार्किंसन न हो, एल्जाइमर न हो, इंसोमिनिया यानी मेमोरी न गिरे, उसके लिए कपाल शोधन क्रिया। और वृद्धावस्था रुक जाए, वृद्धावस्था ना आए, हमारी छोटी आंतों में मल न सड़ने पाए, इसके लिए शंख प्रक्षालन। शंख प्रक्षालन में भी मेरे गुरुदेव ने 3 भागों में बांट दिया। स्वस्थ व्यक्ति का शंख प्रक्षालन, बीमार व्यक्ति का शंख प्रक्षालन, और जिनकी आंतों में सूजन है उनका शंख प्रक्षालन अलग बताया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम भ्रम में न पड़ जाएं कि योगासन प्राणायाम से कोई इलाज होता है। एक इसी प्रकार से नेचुरोपैथी में 7 क्रियाएं हैं। कटि स्नान यानी हिप बात, मेहर स्नान अर्थात सिद्ध बात, स्टीम बात माने भाप स्नान, सन बात यानी धूप स्नान, मड बात माने मिट्टी स्नान, मालिश, और 7वीं है युक्त उपवास। अगर इन 14 क्रियाओं का प्रचार हो जाए या स्कूल की शिक्षा में कोर्स देते समय इन 14 क्रियाओं को जोड़ दिया जाए तो मैं दावे से कहता हूं कि इस देश को, क्या विश्व को घातक रोगों से बचा सकते हैं। और जो हर साल 2 साल में कोई नया वायरस आ जाता है कि ना आने पाएगा, और आएगा तो अपने आप दुम दबा के भाग जाएगा। पर एक क्रिया ऐसी है
जो नेचुरोपैथी में है पर योग क्रिया में नहीं है। संभवतः हठ योग पुरुष प्रधान साधना है। अगर आपको हठ योगियों को देखना हो कि हमारे देश में कौन कौन से हठ योगी हैं, तो कभी आप हमारे जो वर्तमान सीएम हैं श्री आदित्यनाथ जी, वो जहाँ के महंत हैं, गोरखपुर में स्थित गोरखधाम मंदिर के, वहाँ पर मंदिर के पीछे एक तरफ लगभग 250-300 रोगियों के स्टैचू हैं। वहाँ जाके देखिए, उनमें कोई आपको केवल एक मुझे चित्र मिला, एक महिला है जो हठ योगिनी है। हो सकता है कि और भी कोई हो, लेकिन मेरी जानकारी में एक महिला मुझे दिखी, नाम मुझे समझ याद है। यानी लगभग 250 हठ योगियों में केवल एक महिला हठ योगिनी मिली। तो संभवतः हमारी जो योग साधना है प्राचीन काल की, वो पुरुष प्रधान रह गई है। स्त्रियों का शायद उसमें शायद कि अनिश्चित स्थान नहीं है, पर वर्तमान परिस्थितियां बदल गई। लेकिन नेचुरोपैथी में क्रिया है, उसे कहते हैं योनि डूस, यानी योनि की धुलाई। जब मैं 1971 में 1971 में डॉक्टर हीरालाल जी जो ब्रह्मलीन हो चुके हैं, उनके मार्गदर्शन में मैं जब प्राकृतिक चिकित्सा सीख रहा था, नेचुरोपैथी सीख रहा था, तो वहाँ पर एक महिला आई हुई थी जिसका वजन लगभग 80 किलो था। और वो जब पास से निकलती थी या पास में बैठी होती थी, जब उसका ब्लड प्रेशर आदि नापते थे, उसके शरीर से दुर्गंध आती थी। यानी इतना उसके बॉडी में मल सड़ रहा था। बाद में मालूम पड़ा कि उसकी जो वेजिनल है, योनि है, उसमें सड़ान शुरू हो गई है। खैर, उस महिला को हमारे गुरुदेव पहले अन्न को एक टाइम अन्न छुड़वाया, फिर दोनों टाइम अन्न छुड़वाया। जब एक टाइम अन्न छुड़वाया तब फलाहार पे रखा। जब 2 टाइम पे अन्न छुड़वाया तो शाम को फलाहार कर दिया और दिन में जूस आहार कर दिया। धीरे धीरे उसको जूस पे रखा, शाम को बॉइल्ड सब्जी दी। उसका वजन 80 किलो से धीरे धीरे 64 किलो रह गया। वो महिला जो चल फिर नहीं पाती थी, 4 मील हमारे साथ घूमने जाती थी और 4 मील लौट के आती थी बहुत तेज से। ये है रसाहार फलाहार करने का फल और अन्न छोड़ने का फल। तो मैंने अपने गुरुदेव से पूछा कि ये खास रोग क्या है। बोले खास रोग तो इसका मोटापा ही है। इसके शरीर में 20-25 किलो कूड़ा सड़ रहा है, और कूड़ा सड़ेगा तो कीड़े पैदा होंगे, कीड़े मारे जाएंगे केमिकल दवाओं से, तो बैक्टीरिया पैदा होंगे, बैक्टीरिया मारे जाएंगे तो वायरस पैदा होंगे। तो वो उसको डेली लगभग एनीमा कराया जाता था। सारे बदन में घर्षण होता था, कभी कभी मालिश होती थी, स्टीम बाथ देते थे, मिट्टी की पट्टी पेड़ ऊपर रखते थे, शाम को टब बाथ देते थे। वो महिला मेरे देखते देखते 3-4 महीने में बिल्कुल स्वस्थ हो गई। उसके बाद वो लगभग 30 साल सुख का जीवन जी करके शरीर छोड़ा। एक जो खास क्रिया उसे कराते थे, जब मैं बताना चाहता था, वह था यौन की धुलाई। जब मैं क्षेत्र में आया
और एनाटॉमी फिजियोलॉजी का ज्ञान भी गहराई से सीखा, तब समझ में आया कि जो महिलाओं का मासिक धर्म पीरियड या महीना लगभग सबका खराब चल रहा है, ये सबका ठीक हो सकता है अगर महिलाएं कुछ दिन तक वेजिनल डूस लें, यानी यौन की धुलाई कला अगर सीख जाएं। ऐसे ही मेरे चिकित्सा काल में एक गोरखपुर के पास महाराजगंज है, कुछ और शायद ज़िले का नाम, वहाँ से एक पूर्व एमएलए की बहन आई। उसको डॉक्टरों ने कहा था कि गर्भाशय निकालना पड़ेगा, गर्भाशय सड़ रहा है, भविष्य में कैंसर हो सकता है। वो महिला मेरे संपर्क में आई, उसको मैंने अपने यहाँ करीबन 20 दिन रखा। अपने ढंग से सारे बदन का, शरीर का धुलाई करी, पॉजिटिव समझावन थेरेपी से समझाता था और 20 दिन में बहुत लाभ हो गया। उसके बाद वो महिला घर चली गई। कई महीने बाद उसको मैंने बुलाया था, आई, डॉक्टरों से चेकअप कराया। डॉक्टर देख के आश्चर्य हो गए, लेडी डॉक्टर, ये तुम्हारा कैसे ठीक हो गया। ऐसे मैंने अपने जीवन में तमाम लोगों को जिनको गर्भाशय में सड़ान पैदा हो गई है या मासिक धर्म की खराबी है या लिकोरिया से परेशान हैं, उनको मैंने योनि डूस से उन्हें स्वस्थ किया। मेरा तो ये कहना है कि गवर्नमेंट को, सरकार को, भारत सरकार को यह क्रिया अपने आशा केंद्रों में अनिवार्य रूप से सिखाने की प्रक्रिया होनी चाहिए। महिलाओं के शिक्षा ज्ञान में भी होना चाहिए। एक बड़ी छोटी सी घटना और बता दूं मैं आपको, कि जो मेरी पुस्तक है कायाकल्प विज्ञान, जिसे आप anandyoga.com में जा कर के अदर बुक्स में क्लिक करेंगे तो मिल जाएगी। प्रश्न नंबर है 51। प्रश्न नंबर है 51। इसमें, इसको ध्यान से आप देखें, इधर देखो, इसको ध्यान से आप देखिए। इस पुस्तक में 3 फिगर बने हुए हैं। ये महिला बाथरूम में जा कर के अपने योनि की, अपनी वेजनल की सफाई कर रही है। मैं तो कह रहा हूँ एनाटॉमी सबको पढ़ाना चाहिए, चाहे डॉक्टरी पढ़ें चाहे ना पढ़ें। बहुत कम लोगों को मालूम है कि पुरुषों में 2 छिद्र होते हैं, मध्य क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में। एक से पेशाब उतरता है और नीचे से मल निकलता है। और महिलाओं के 3 छिद्र होते हैं। ऊपर से पेशाब होता है, बीच से मासिक धर्म जहाँ से निकलता है, जहाँ से पुत्र पुत्री की सृष्टि होती है, जहाँ से पुरुष, नर और नारी आपस में मिल करके समभोग क्रिया पूरी करके सृष्टि का निर्माण पैदा करते हैं। और सबसे नीचे गुदा होती है। यह हिस्सा शरीर के बाहर, एक प्रकार से बाहर भी है और अंदर भी है। और समझने के लिए थोड़ा सा आप इस चित्र को देखिए। ये वेजिनल का स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पुरुष अपने जनेंद्रिय को डाल करके सृष्टि की उत्पत्ति करता है, आनंद भी लेता है। और उसके बगल से ये बना हुआ है, ऐसे इधर से बना हुआ है, ये गर्भाशय द्वार है। ये खुल जाता है और यहीं पुत्र की सृष्टि होती है। ये ध्यान से देखिए, ये बालक गर्भावस्था में है। ये मैंने बहुत संक्षेप में बताया। ये भी मालूम है कि महिलाओं को
28 दिन में एक मासिक चक्र होता है, जो गर्भ ठहर जाने के बाद 9 महीने नहीं होता, और जब तक बालक को दूध की आवश्यकता होती है स्तन से पिलाने की, तब भी मासिक धर्म नहीं होता। इसके अलावा किसी भी परिस्थिति में अगर मासिक धर्म होता है तो हम उसे रोग मानते हैं। जो महिला स्वस्थ अवस्था में वेजिनल डूस नहीं करेगी वो अस्वस्थ हो जाएगी, और अस्वस्थ अवस्था में अगर वेजिनल डूस नहीं करेगी तो भविष्य में मासिक धर्म मेंसेस प्रॉब्लम से बहुत पीड़ित होगी। और अगर सिलसिला जारी रहा तो कभी कभी डॉक्टरों को मजबूरी में गर्भाशय निकालने का निर्णय लेना पड़ता है। तो आइए एक कहानी मैं आपको बता दूं। ये रेकी आचार्य पूनम जी ने लिखा है अपना अनुभव, जो संयोग से मेरी धर्मपत्नी भी हैं। उन्होंने लिखा है, ध्यान से आप सुने। यद्यपि भारतवर्ष की आज़ादी के बाद भारतवासियों की औसत आयु 38 वर्ष से 68 वर्ष हो गई है। महिलाओं की भी औसत आयु बढ़ी है, किंतु गर्भाशय का कैंसर भी महिलाओं में महामारी की तरह बढ़ रहा है, जिससे उनका जीवन नरकी हो रहा है। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी इसके इलाज में अति दयनीय हो रही है। मुझे भी आज यानी 15/5/2016 लगभग 4.5 साल पूर्व, यानी 10 वर्ष पूर्व, एक प्रसिद्ध महिला डॉक्टर सर्जन ने गर्भाशय निकलवाने की सलाह दी। मुझे तकलीफ बहुत थी। मेरे पतिदेव डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी ने समझाया, मेरी समझ में आ गया। मैंने कहा कौन कौन सा अंग निकलवाओगी, ये तो वृद्धावस्था आ रही है। बस उनके परामर्श से मैंने 40 दिन प्रातः हरी सब्जियों का अनफायर्ड सूप, दोपहर में फलाहार, तीसरे पहर फलों का जूस, रात में 2 फुलके माने रोटी और ढेर सारी बिना चिकनाई व बिना अधिक मसाले की हरी सब्जियों का सेवन किया। आलू और दाल कभी कभी और मात्रा में बहुत कम। गर्भाशय को मैं योनि डूस के द्वारा, शिवाम्बु द्वारा, यानी स्वयं के पेशाब के द्वारा सुबह शाम धुलाई करती थी अपनी योनि की, अपनी वेजिनल की। और गर्भाशय में और जल्दी लाभ के लिए मैं नीम का तेल प्रयोग करती थी। और शीघ्र लाभ के लिए मैं नेति, बस्ती, धोती, मह स्नान आदि भी, क्योंकि मुझे ज्ञान था तो मैं कर लेती थी। और परिणामतः आज मुझे 12 वर्ष हो गए, न मुझे योनि में कोई तकलीफ़ हुई, वेजिनल में कोई तकलीफ़ हुई, और मैं ऑपरेशन से मुक्त हूँ। अब ये इसलिए आपको उदाहरण दिए गए। मेरे पास जब भी कोई महिला आती है और कहती है मुझको इस प्रकार की प्रॉब्लम है, तो जहाँ मैं रोगी का पेट ठीक कराता हूँ बस्ती क्रिया से, वहीं पर मैं उसको सलाह देता हूँ कि तुम बहन या बेटी वेजिनल डूस भी करो। वेजिनल डूस के लिए जो यंत्र हम लोग बस्ती में प्रयोग, बस्ती के लिए करते हैं, यह है एनीमा पॉट, यह है सेल्फ बस्ती, ये डायरेक्ट बस्ती। ठीक इसी प्रकार से मैंने इन्हीं यंत्रों का प्रयोग करके डूस सिस्टम निकाला। बहुत पहले एक मेडिकल साइंस में वेजिनल डूस आया करता था, अभी भी आता है, लेकिन वो आज के युग में थोड़ा अव्यवहारिक हो गया है। फिर भी अगर आपको मिले तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। उसका नाम है वेजिनल डूस। सर्जिकल स्टोर मिलता है,
मैंने अपनी किताब में इसका भी वर्णन किया है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा मासिक धर्म संबंधी कष्ट ठीक हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि हमारा लिकोरिया ठीक हो जाए, अगर हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी बेटियां चाहती हैं कि भविष्य में हमारा गर्भाशय यूट्रस न निकाला जाए, तो उसके लिए आप सबसे बढ़िया आपका ये है सर्व बस्ती। इसमें हम एक लोटे में गाय का मूत्र या सवेरे का अपना मूत्र भर लेते हैं एकत्र करके 2-4 बार का, और फिर उसको पंप करते हैं। ये देखिए, इसे सेल्फ एनीमा कहते हैं। ये इसका चौड़ा हिस्सा होता है, इससे पानी अंदर जाता है, इससे पानी निकलता है। इस प्रकार से लोटे के अंदर डाल देते हैं। माना ये लोटा है आपका, ये बैठ के करते हैं। जब ऐसे पंप करेंगे, इसमें चिकनाई लगा लेते हैं, तो वो शिवाम्बु या गौमूत्र निकलने लगेगा। अब शिवाम्बु गौमूत्र के अभाव में हम नीम के तेल से भी कर सकते हैं, हम नीम के पत्तियों के जूस से भी कर सकते हैं, हम नीम के पानी से भी कर सकते हैं। क्योंकि चाहे शिवाम्बु हो, चाहे गौमूत्र हो, चाहे नीम हो, ये एंटी इन्फेक्शन होते हैं, एंटी बायोटिक होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेशन होती हैं। इसको फिर हमने महिलाएं इसको ज़मीन में करते हैं बैठ के। जो महिलाएं ज़मीन नहीं बैठ सकती हैं वो फिर आगे बताएंगे। उसको आप जो है इसको यहाँ चिकनाई लगा दीजिए और मासिक धर्म के रास्ते पर इसको आप लगा दीजिए। इसको लोटे में डाले रखिए, जैसा चित्र में दिखाते हैं, पंप करिए। वो अपने आप बगल से पानी और गंदगी निकलती रहेगी। 1-2 बार चाहें तो बाहर निकाल के इसको धो भी लें और फिर लगा दें। ये मुश्किल से 5-10 मिनट की क्रिया है। इससे जो हमारा वेजिनल है, यानी गर्भाशय और बाहरी भग का जो हिस्सा होता है बीच में, भग बाहर के हिस्से को कहते हैं और गर्भाशय अंतिम हिस्से को कहते हैं। जो 4-6 सेंटीमीटर की ट्यूब होती है, ये साफ हो जाती है। बहुत तकलीफ़ हो तो दिन में 2 बार करिए, जैसे बस्ती करते हैं। कम तकलीफ़ हो तो 1 बार करिए। अगर इस क्रिया के बाद अगर आप नीम का तेल ऐसे ले लीजिए, 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर की एक पतली सी डंठल ले लीजिए, चाहे आप पतला सा पेन ले लीजिए, ये थोड़ा सा काट दीजिए आगे का हिस्सा, इसमें रुई लगा दीजिए। रुई लगा करके उसको नीम के तेल से डुबो दीजिए और नीम के तेल को ऐसे अपने भग्नाशय के रास्ते पे, योनि पर, वेजिनल पर इसको लगा दीजिए। थोड़ा हिस्सा बाहर रहेगा, आप अंडर गारमेंट पहन लीजिए। पेन का हिस्सा हो सकता है कड़ा हो, धक्का लग जाए तो बहुत पतली मुलायम लकड़ी भी ले सकते हैं, जो थोड़ा सा बहुत ढीली भी ना हो, बहुत पोर्टेबल भी ना हो। मैंने देखा है कि भयंकर से भयंकर लिकोरिया, जिसकी वजह से हजारों औरतें परेशान रहती हैं। साधारण लिकोरिया तो 8-10 दिन में ही नीम की बत्ती अपने अगर योनि में लगाएं, घंटे 2 घंटे के बाद बाथरूम जा कर के निकाल दें, फिर आप इसको लगाएं। ऐसे दिन में 2-3 बार लगाने से आज तक मैंने देखा है कि ऐसी किसी महिला ने नहीं कहा कि मेरा लिकोरिया न ठीक हुआ हो। ये बहुत नई क्रिया है। जैसे हठ योग में 7 क्रियाएं हैं, अगर 8वीं क्रिया भी जोड़ दी जाए तो महिला वर्ग को बहुत लाभ हो जाए। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय के जो वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी,
जो सौभाग्य से कानपुर के पढ़े हुए हैं, मैं उनको लिखूंगा इस क्रिया का प्रचार हो जाए, महिलाओं को दिया जाए, तो महिलाओं को 100 में 90 महिलाओं का गर्भाशय जो कैंसर होता या प्रारंभिक अवस्था में है, अगर खान पान ठीक कर दिया जाए, इसे करा दिया जाए तो उनको बचाया जा सकता है। अब सामान्य अवस्था में ये एक एनीमा का डिब्बा है, इसको हम जैसे एनीमा में टांगते थे ऐसे इसको हम दीवार में टांग देते हैं, और इसमें भी चाहे नीम का तेल डाल दें, चाहे नीम की पत्ती का जूस डालें, चाहे आप गाय के पेशाब की व्यवस्था करके गाय की पेशाब से करें, या अपने ही सवेरे के पेशाब को एकत्र कर लें 2-4 बार का, उससे करें। सामान्य अवस्था में भी या कष्ट की अवस्था में हम इसको इसके द्वारा भी बैठ के भी कर सकते हैं। जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते हैं वो ऊंचाई वाले बाथरूम में कॉमोड में बैठ के और डिब्बा टांग के भी कर सकते हैं। अगर आपकी टंकी का पानी स्वच्छ हो, शुद्ध हो, कॉन्फिडेंस हो, तो आप इस नल के द्वारा भी इसे कर सकते हैं। जैसे इससे आप अपने बस्ती क्रिया करते थे, ऐसे ही आप इसको अपने महिलाएं अपने वेजिनल में, अपने योनि पे इसको रख दें। हाँ, बस्ती क्रिया में स्पीड तेज रहती है, इसमें स्पीड धीमी रहेगी। तो इस प्रकार से भी आप साफ कर सकते हैं। अगर नल की व्यवस्था ना हो, अपने बाथरूम में 3-4 फुट ऊंचाई पर बाल्टी रख दें और बाल्टी में टोंटी लगवा दें, उस टोंटी के द्वारा भी कर सकते हैं। उससे बेस्ट ये है, एनीमा पॉट से वेजिनल डूस करना बहुत सरल है। मैंने अपनी किताब में बहुत अच्छी प्रकार से लिख दिया है, और मैं चलते चलते बता दूं कि नारी का सम्मान तभी है जब नारी का स्वास्थ्य ठीक हो, नारी का मासिक धर्म सही टाइम से आता हो, सही ढंग से आता हो। नारी का सम्मान तभी है कि जब नारी को लिकोरिया ना हो। ये लिकोरिया प्रदर की बीमारी में अगर जब पुरुष उसके साथ समभोग करता है या सेक्स गेम करता है, तो जब लिकोरिया के बैक्टीरियाज आदि उसके पेनिस में, उसके लिंग में लग जाते हैं, तो पुरुष भी बीमार रहता है। अगर पुरुषों का भी स्वास्थ्य ठीक रखना हो तो महिलाओं के लिए ये क्रिया वे बहुत ज़रूरी है। मेरे संपर्क में जो भी महिला आती है, मैं उसको किताब दे देता हूँ, और महिला विभाग से अपनी महिला टीचर से उसे क्रिया संभाल देती हूँ, समझवा देता हूँ। और वो महिला कुछ दिन के बाद कहती है, डॉक्टर साहब आप तो मेरे लिए भगवान हो गए हैं। हम वास्तव में भगवान नहीं हैं, मैं तो एक इंसान बनने का अभ्यास कर रहा हूँ पिछले 50 वर्षों से। मुझे नहीं पता कि मेरे 100 नंबर अभी आए कि नहीं आए, मैं नंबरों के लिए करता भी नहीं हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दवाइयों से दुखी लोग, ऑपरेशन से दुखी लोग कैसे अपने जीवन को बेटर बनाएं। मैंने इस छोटे से 35 मिनट के इस एपिसोड में मैंने कोशिश किया है कि आप अपनी पत्नी को, अगर शादी हो गई है, आप अपनी बहन को, आप अपनी बेटी को ये क्रिया बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि ये 2 पेज का मैटर है, पेज नंबर 51, पेज नंबर 52। मैं कोशिश करूँगा कि ये मैटर आपके पास
16 तारीख को व्हाट्सएप के द्वारा पहुंच जाए, और नहीं भी पहुंचे तो ये जो किताब है कायाकल्प विज्ञान, इसके द्वारा आप या anandyoga.com में जाइए और पढ़िए, डाउनलोड कर लीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आज के इस छोटे से वेबिनार में आप बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं, और मेरे ये वेबिनार के द्वारा पढ़ाने का मतलब यही है, इस 2 मिनट से 5 मिनट की ये वेजनल की धुलाई आपकी सैकड़ों बीमारियों से आपको बचा सकता है। भविष्य में जो सर्वाइकल कैंसर की ज़बरदस्त प्रसारण हो रहा है, इससे आपको बचा सकता है। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। हर योग शिक्षक को, हर प्राकृतिक चिकित्सक को यह क्रिया समझनी चाहिए, अपने क्लाइंट्स को, अपने साधकों को बतानी चाहिए। साधना से आप भगवान जहाँ मिल जाता होगा, वहीं पर इस क्रिया से हमारा स्वास्थ्य मिल जाता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे पुनः 16 तारीख को मिलूँगा। कल 14 तारीख है, परसों 15 तारीख है। मैं प्रयास करूँगा कि 16 तारीख को एक नए सब्जेक्ट पर आपसे बात करूं और आप तक पहुंचाऊं। यद्यपि 18 तारीख को नेचुरोपैथी डे है, मैं पिछले 17 तारीख से वेबिनार के द्वारा नेचुरोपैथी पढ़ा रहा हूं। यद्यपि मेरी अपनी व्यक्तिगत कमजोरी से हमारे INO वाले, हमारे अखिल भारतीय प्राक्षर परिषद वाले किन कारणों से आप प्रसारित नहीं कर पाए, चर्चा करने पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये जो 18 तारीख को नेचुरोपैथी डे है, हम इसको, इस क्लासेस को 30 नवंबर तक ले जाएंगे, क्योंकि बीच में 1-2 छुट्टियां हो गई हैं, इधर भी 2 छुट्टी हो जाएंगी। 30 नवंबर तक हम आपको नेचुरोपैथी का प्रैक्टिकल सारा करा देंगे। आप सबको बहुत धन्यवाद। दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। मेरा एक ही संदेश है कि मिठाई ना खाएं तो श्रेष्ठ है, और खाएं तो बहुत थोड़ी मात्रा में खाएं, क्योंकि डेमोक्रेसी का देश है, प्रजातंत्र का देश है। मिलावट, गंदगी आदि पर भी रोक नहीं लग पाई। दीपावली की बहुत शुभकामना। फिर हम लोग 16 तारीख को पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।